नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार, अमर रहे तेरा प्यार। मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां बना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, हा, हा। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या? मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां? इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों। सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को मगर ये भी मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे। ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था। मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नजर दूं? मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर न कुछ भी रहे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप न जाने मुझको समझते हैं क्या? मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहां मेरे हमदम, मेरे दोस्त। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। राजेश खन्ना एक ऐसी शख्सियत दोस्तों जिन्होंने जिंदगी में हिमालय की तरह ऊंचाइयां भी देखी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई और किसी समंदर जितनी गहराइयां भी। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जितना नीचे तक जा सकते थे उतना नीचे गए राजेश खन्ना। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हम। पता नहीं जिंदगी ने इस सितारे के साथ आखिर ऐसा सलूक क्यों किया। आंसू मेरी आंखों में इम्पॉसिबल।
जितना अकेला हो सकते थे उतने अकेलेपन से भी घिरे राजेश खन्ना। अकेले हैं चले आओ। जितना टूट सकते थे उतना टूटे भी राजेश खन्ना। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के आशीर्वाद बंगले की कीमत 150 करोड़ रुपए हो गई थी दोस्तों। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे उस करोड़ों रुपए वाले बंगले में रहने वाले राजेश खन्ना अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 सालों में एक तरह से कंगाल हो गए थे। यही नहीं दोस्तों, वो बेहद अकेलेपन के शिकार भी हो गए। ये आंसू बाहर कैसे आ गए? राजेश खन्ना की दर्द भरी दास्तान सुनिए उस शख्स की जुबानी जो राजेश खन्ना की जिंदगी के आखिरी दिनों में नहीं, राजनीति कहो तो, परिवार कहो तो, पब्लिक कहो तो, फिल्म इंडस्ट्री कहो तो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने राजेश खन्ना के साथ में एक तरीके से कहा जाए दुर्व्यवहार नहीं किया, मतलब कि उनको अकेला छोड़ दिया। दुनिया में कितना गम है। अशोक त्यागी 6-7 सालों से राजेश खन्ना के करीब रह चुके हैं और वो उनके साथ रियासत नाम की फिल्म भी बना रहे थे। इससे पहले कि हम राजेश खन्ना की दर्द भरी जिंदगी के राज खोलें दोस्तों, पहले देख लीजिए बॉलीवुड के इस पहले सुपरस्टार की आखिरी फिल्म रियासत की एक झलक। बॉलीवुड की दुनिया में आए बर्तावों के बावजूद राजेश खन्ना अपने उसी आशीर्वाद बंगले में डटे रहे। लेकिन करीब उस 10 साल पहले उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब वो अपने आशीर्वाद बंगले से बेदखल कर दिए गए थे। 1.5 करोड़ रुपए का क्लेम जो था इनकम टैक्स का, ये राजेश खन्ना जी ने मुझे खुद बताया, ये बात हकीकत है। ये इनकम टैक्स के ऊपर क्लेम डाल दिया और जब नहीं चुका पाए इस क्लेम को, तो ये जो आशीर्वाद जिसके अंदर उनका अंतिम संस्कार हुआ, इस राष्ट्रीय धरोहर को हमारे देश की सरकार ने अटैच कर लिया था और राजेश खन्ना को बेघर कर दिया था। मैं जानता हूं बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया है तुम पर। नीलामी की बोलियां तुम्हारे कानों में गूंज रही हैं। आप चौंक जाएंगे दोस्तों ये सुनकर कि साल 2001 से साल 2008 तक राजेश खन्ना के पास रहने के लिए अपना वो बंगला आशीर्वाद नहीं था। हिंदी सिनेमा के इतिहास में करीब 10 साल पहले का ये वो दौर था जब राजेश खन्ना बड़े पर्दे से भी गायब हो गए थे और सियासत के सीन्स में भी। और ऐसे हालातों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उन पर 1.5 करोड़ रुपए की दीनदारी निकाल दी और इसके बाद आशीर्वाद पर तब तक के लिए ताला झड़ दिया गया था जब तक कि ये टैक्स चुका ना दिया जाए। और इस तरह दोस्तों राजेश खन्ना को छोड़ना पड़ा अपना वो प्यारा आशियाना आशीर्वाद, जिसके दरवाजे से निकली थी कभी राजेश खन्ना की बारात। अकेला गया था मैं। उनकी दोनों बेटियों का जन्म भी वहीं हुआ। डिम्पल के साथ उनका घर बसा भी वहीं और टूटा भी वहीं। उसी घर में राजेश खन्ना ने अपना जबरदस्त स्टारडम भी देखा। शाम मस्तानी मदहो। राजेश खन्ना के हर सुख दुख का गवाह रहा वो घर एक जमाने में उनसे छीन लिया गया था। शाबाश बेटे शाबाश। एक बेटे ने सीने पे छुरी मारी, दूसरे ने पीठ में। एक वो वक्त था जब 70 के दशक में राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम सूरज को भी चुनौती दे रहा था। तेरे प्यार में पागल ऐसे दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। और फिर वो वक्त भी आया जब अपने डूबते स्टारडम की छांव में राजेश खन्ना तन्हा खड़े थे। कभी फैंस और चकाचौंध से घिरे रहने वाले राजेश खन्ना बॉलीवुड में अकेले पड़ चुके थे दोस्तों। भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते हैं। कल नहीं आना मुझे न बुलाना कि मारेगा ताना जमाना। और उनका परिवार तो
कब का उनसे दूर जा चुका था। हाथ में हाथ ना हो तो क्या साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। लिहाजा ऐसे वक्त में अपने घर से बेदखल होने के बाद राजेश खन्ना कहाँ गए ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि बॉलीवुड ने अपने पहले सुपरस्टार के साथ क्या सलूक किया। फिर एक ज़माना ऐसा भी आया था कि लिंकिंग रोड के ऊपर उनकी 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर की प्रोड्यूसरों की गाड़ियों की लाइन लग जाती थी और एक ज़माने में हफ्तों तक कोई नहीं आता था। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। 70 के दशक में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के जिस तमगे पर राजेश खन्ना को बेहद नाज था, वही तमगा बाद में उनके लिए मुसीबत बन गया। हालांकि सिनेमा के संसार में राजेश खन्ना को इज्जत तो मिलती रही, लेकिन काम मिलना बंद हो चुका था दोस्तों। स्टारडम का आसमान छूने वाले राजेश खन्ना की हालत इतनी खराब हो गई कि मजबूरी में उन्हें वफा जैसी फिल्में तक करनी पड़ी। तेरे बगैर ये दिल किस तरह संभालेंगे। लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड के बड़े निर्माताओं ने उनकी कोई सूख नहीं ली। स्टारडम क्या होता है और कैसा होता है, उसकी खाक में अंतर कैसी होती है, नाकामी की वो फीस कैसे महसूस किया था राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में अपनी उस उपेक्षा के दर्द को, ये राज भी खोला है फिल्म निर्देशक महेश भट्ट ने अपनी एक लेख में। आइए आप भी सुनिए दोस्तों, महेश भट्ट से किन लफ्ज़ों में राजेश खन्ना ने बयान किया था अपने दिल का दर्द भरा हाल। एक दिन घर पर फूल आने बंद हो गए जो कभी ट्रक भर भर कर आते थे, इतने कि मेरा पूरा बंगला बगीचे में बदल जाता था। 1 इंच भी खाली जगह नहीं बचती थी फूल रखने के लिए। पूरा महकता बागीचा बन जाता था। और फिर एक जन्मदिन पर कुछ भी नहीं आया, एक गुलदस्ता भी नहीं, कुछ नहीं। और उसी दिन मुझे ये एहसास हो गया कि मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त बीत चुका है। मैं अब कभी दोबारा राजेश खन्ना नहीं बन सकता। यूं ही तुम मुझसे बात कह दे, ज़माने से कह दे, ये कह दे ज़माने से। बॉलीवुड में राजेश खन्ना की पार्टियों के किस्से आम हैं दोस्तों। जिन दिनों राजेश खन्ना का सितारा बुलंदियों पर था, उन दिनों हर शाम उनके आशीर्वाद बंगले पर रंगीन महफिलें सजती थी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। हिट होती फिल्मों के साथ राजेश खन्ना के दोस्तों की फेयर लिस्ट भी लंबी होती गई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब, ये शाम मस्तानी मदहोश। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो सबने साथ छोड़ दिया। अपनी जिंदगी के उस आखिरी बुरे दौर में ना तो उनके काम कोई अपना आया और ना पराया। दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख। साल 2008 में आई फिल्म वफा में दर्शकों ने लंबे वक्त के बाद जब राजेश खन्ना को फिल्मी पर्दे पर देखा तो चौंक गए। वजह बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार की ऐसी फिल्म कई सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन उन सवालों पर गौर करने की बॉलीवुड को फुर्सत कहाँ थी दोस्तों। सावन का महीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। उनके करीबियों ने भी ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर ये सुपरस्टार ऐसी फिल्म करने को क्यों मजबूर हुआ। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़े। परिवार की बेरुखी, फिल्मों से दूरी और राजनीति में नाकामी ने राजेश खन्ना की जिंदगी में जैसे जहर घोल दिया। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल, वो हर दिन जैसे तिल तिल कर मर रहे थे। मेरे दोस्त लौट के आजा। और फिर अपने इन दुखों से पार पाने के लिए
राजेश खन्ना ने शराब का सहारा लिया, ऊपर से सिगरेट का डोज एक दिन में 40-40 सेकंड। शराब और सिगरेट की डोगरी मार ने राजेश खन्ना की सेहत को चरमरा दिया। तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा। और यही आखिर में उनकी मौत की वजह भी बनी। राजेश खन्ना का स्टारडम इतिहास हो चुका था। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, कैसा जादू किया। उनके अपने भी पराये हो चुके थे। जिस बॉलीवुड को इन्होंने 15 लगातार फिल्में दी। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुट, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। कह दे जमाने से, कह दे जमाने से, कितनी शर्मीली हो। उसी बॉलीवुड ने जैसे उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उन्हें कोई भी फिल्मों में काम नहीं दे रहा था, जैसे कि वो कोई अछूत हो। न जाने किस अपराध की सज़ा मिल रही थी दोस्तों इस सुपरस्टार को। लेकिन कुछ लोग थे जो हमेशा काका के साथ रहे, आखिर के उन बुरे दिनों में भी। मुंबई के लिंकिंग रोड की इसी बिल्डिंग की 4थी और 5वीं मंजिल पर था राजेश खन्ना का आलीशान ऑफिस। वो ऑफिस जिसमें राजेश खन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद साल गुजारे थे। यही वो ऑफिस है जहां पर एक दौर में राजेश खन्ना के चाहने वालों और निर्माता निर्देशकों का मेला लगा रहता था। लेकिन जब 12 साल पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद को सील कर दिया था, तो राजेश खन्ना का ये ऑफिस उनका घर बन गया था। राजेश खन्ना कई सालों तक अपने इसी दफ्तर में रहे। राजेश खन्ना ने 90 के दशक में राजनीति का रुख किया। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज को टक्कर दी। लेकिन राजनीति में भी राजेश खन्ना के साथ कमोवेश बॉलीवुड जैसा ही बर्ताव हुआ। कभी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक में राजेश खन्ना को पार्टी ने सम्मानजनक पर देना तो दूर, 2012 के चुनाव के दौरान पूछा तक नहीं। राजनीति, समाज और अपनों और परायों से मिली ऐसी उपेक्षा ने राजेश खन्ना को तोड़ कर रख दिया। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, बल्कि राजेश खन्ना के बेहद करीबी रह चुके अनिल त्यागी, ये उन्होंने कहा। कहते हैं दोस्तों, समय सबसे बलवान होता है, लेकिन बॉलीवुड का ये सितारा सबसे जुदा था। वो वक्त के साथ कभी चला नहीं, बल्कि उस सितारे ने वक्त को अपने साथ चलाने की कोशिश की। राजेश खन्ना ने हमेशा वक्त को अपनी मुट्ठी में थाम कर रखने की कोशिश की। सुपरस्टार बनने से पहले भी और अपने स्टारडम का सूर्यास्त होने के बाद भी लाख मुसीबतें झेली, लेकिन काका कभी किसी के आगे नहीं झुके। उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। खुददारी उनका सबसे बड़ा सरमाया थी, और शायद यही खूबी भी थी जिसकी वजह से वो बन सके हिंदी सिनेमा के पहले और बड़े सुपरस्टार। हम रियासत की शूटिंग कर रहे थे, जो अंडर प्रोडक्शन फिल्म है, तो मुझे बंधु कहते थे। वो नमक हराम में हम दोनों एक दूसरे को बंधु कहते हैं। बंधु मैंने कल नमक हराम देखी, तेरा वो गाना देखा, मैं शायर बनता। बंधु मेरी आंखें भीग गईं, मेरी आंखों में आंसू आ गए बंधु वो गाना देखकर। ये कहा उन्होंने और मैंने उनकी आंखें भीगती हुई देखी। पहली बार मैंने जतिन खन्ना इंसान की आंखें भीगी हुई देखी। मुझे भी अक्षय कुमार से ना मुझे ये फीलिंग रही, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि अक्षय कुमार फिल्मों में अक्सर अमिताभ बच्चन को अपने फादर का रोल देते हैं, और अक्षय कुमार अक्सर अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर होते हैं। तो वो अपनी फिल्म में उन्होंने अगर राजेश खन्ना को ना, मतलब अगर एक पिक्चर में भी राजेश खन्ना को अक्षय कुमार के साथ खड़े हो जाते ये 2000 के दशक के अंदर,
तो एकदम से वो बड़ी लीग में आके खड़े हो जाते। वो रोते थे, वो रात भर हम 5-5, 6-6 बजे तक बैठते थे। वो एक निवाला नहीं खाते थे, लेकिन ड्रिंक करते करते सिर्फ उनको याद करते थे, उनको फ़ोन लगाते थे, उनसे बातें करते थे। वो जो सारी चीज़ें हैं वो उन्हें बहुत खटकती थी, बहुत अकेलापन महसूस करते थे। यहाँ तक कि उनकी फैमिली भी उनके साथ नहीं थी उस टाइम पर। रेंट पे लोखंडवाला में एक बंगला लिया था, वहाँ भी मैं गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा काका जी ये बंगला तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। और उन्होंने ऐसे कोई बुरी तरह से नहीं कहा कि आई एम राजेश खन्ना। एक होता है ना, आपको छोटे घर में रहने की आदत नहीं है तो आप क्या करो। और उसको सब कुछ बहुत छोटा छोटा लग रहा था। उसके बीच में ये थोड़ी देर के लिए अभिषेक बिल्डिंग में भी रहते थे, वर्सोवा में। मैं सब जगह पे गई। कई साल तक ये अटैच रहा और मुझे नहीं पता लगता कि, और उसमें सब काका जी का इससे पता लगता है कि कितने वो क्या कहते हैं आत्मसम्मान है काका जी के अंदर, क्योंकि उनकी पत्नी, उनकी बेटियां, उनके दामाद सब बहुत पैसे वाले लोग हैं। और ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि 1.5 करोड़ की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। खन्ना साहब अकेले शायद इसलिए पड़ गए थे कि उनका जो अपना नजरिया था वो कुछ इस तरह से था कि यार मुझे मेरे रुतबे का या मेरे लायक मुझे कुछ मिलेगा तो मैं फिल्मों में वही करूंगा। बहुत बड़ी कंपनी एड लैब्स को जब टेक ओवर किया गया था, मैंने एड लैब्स को जाके प्रपोजल दिया कि मैं राजेश खन्ना जी को पिक्चर, वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है वो मेरे को बोलता है, और मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, बहुत ही करीब हैं, उनको बुरा ना लगे, लेकिन वो भी इस बात को बोलेंगे कि सच है। मनमोहन शेट्टी जी तब तक एड लैब के इंचार्ज थे। मैंने मनमोहन शेट्टी जी को बोला कि मैं राजेश खन्ना जी को रिवाइव करना चाहता हूँ, पिक्चर बनाना चाहता हूँ, बट हिज हैंड्स वर बाउंड। ही सेड कि मैं एग्जीक्यूटिव को बोले कि आप कोई दूसरे सेलेबल एक्टर को क्यों नहीं लेके आते हो। स्टेज पे हर आदमी ये बोलते हुए नहीं थका कि हम तो, आप पहले सुपरस्टार हो, आप तो पहले सुपरस्टार हो। अपने किसी भी फिल्म में राजेश खन्ना को उनकी उम्र के हिसाब का रोल नहीं दे सकते थे? क्या राजेश खन्ना में कुछ कमी थी? वो एक्टिंग करना भूल गए थे, या कुछ ऐसा हो गया था, या वो बुढ़ापे में जवानी के रोल मांग रहे थे? क्या उनको एक बुढ़ापे के हिसाब से रोल नहीं दे सकता था शाहरुख? उनको काम करने का जोश जो पहले था, जो आराधना जब पिक्चर बनी थी, जब कटी बनी थी, वो जोश एंड तक के रहा, वो जोश कभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपने वो एड देखी होगी फैन वाली, तो आपको लग रहे होंगे कि ये वही राजेश खन्ना है जो कल तक के हमारे साथ में, हमारे लिए, हमारे सपनों में आया करते थे, हमारे अपनों में आया करते थे। वही जोश था उनका काम करने का। उनमें एक्चुअली कोई बदलाव नहीं आया, वो राजेश खन्ना ही रहे पहले से आखिर तक। उनकी परिस्थितियों में बदलाव आया था, मगर वो अपनी परिस्थिति पर कभी रोते नहीं थे। अपने अच्छे दिनों को खुशी से याद करते थे। क्योंकि मैं ऐसे मानती हूँ कि शायद बहुत समय तक तो वो सोच रहे थे कि वो अपने समय को बदल पाएंगे, तो एक अंतराल सा था तब, मगर शायद वो बदल नहीं पाए और बाद में उन्होंने इस बात को मान लिया। 2006 में हम लोग साथ गए थे ट्रिनिडाड। वहाँ पे उनको और जीनत अमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिए थे। तो काफ़ी हमने बातचीत की और मैंने नोट किया कि उनके दिमाग में या उनके जहन में, जो भी आप बोलते हो, ही वॉज जैसे कि वो कभी अभी भी सुपरस्टार ही थे। उन्होंने कभी यही नहीं किया था, एडजस्ट नहीं किया था इस बात से कि अब वो डिमांड में नहीं रहे। वो बात कभी उनको स्ट्राइक ही नहीं। बड़े भाई का रोल, पिता के रोल, इस तरह से सब रोल करने लगे थे। कमबैक नहीं सोचता है कोई भी अच्छा कलाकार। कलाकार जो है वो आर्क लाइट्स को मिस करता है, अपनी कला को मिस करता है, अपने किरदार को मिस करता है। तो मैं सोचती हूँ कि वो ये भूमिकाओं के लिए तरस रहे थे, वो ये माहौल के लिए तरस रहे थे। तो मुझको नहीं लगता है कि वो कमबैक की तैयारी कर रहे थे। बट ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने ऐसे आई वुड से
फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड आई वुड से ऐसी वाहियात फिल्में उन्होंने कैसे की। पहली बार मैंने राजेश खन्ना को जिस्मानी तौर पे इतना कमजोर देखा, और उसकी एक वजह और थी कि सिगरेट भी बहुत पीते थे। 40 सिगरेट तकरीबन दिन में वो पीते थे। बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, क्योंकि बातों बातों में इतनी पी जाते थे कि वो अपने आप को भूल जाते थे, और अपने आप को भूलने के लिए वो शराब। सिर्फ एक काका जी का स्पॉट बॉय कम मेकअप मैन है बाला, वो उनके साथ हमेशा रहा। ऐसा तो सोचता हूँ किसी एक आदमी ने साथ दिया। एक उनका ड्रेस डिज़ाइनर था मोइज़, जिसकी लास्ट ईयर डेथ हुई, हो गया। मोइज़ MOEZ मोइज़, जो सुपरस्टार डेज से उनका डिज़ाइनर था। उनका ड्रेस डिज़ाइनर और उनका स्पॉट बॉय मेकअप मैन बाला, और यही लोग थे उनके, और तो कोई मैंने देखा नहीं। आशीर्वाद जो था कोई टैक्स की वजह से अटैच था प्रॉपर्टी, तो वो सील्ड था जो उनका बंगला है। तो उनका जो ऑफिस है वो वहीं पे, उनका घर भी उन्होंने बना लिया था। वहाँ पे वो अक्सर वही बातें कि शाम को बैठो बातचीत करो, इफ समबडी ड्रैंक, एक आधा ड्रिंक उनके साथ पियो, और बस कभी बहुत लोनली हो गए तो चले जाते थे वो कभी मैकडॉनल्ड्स बर्गर खाने या स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीने। ऐसे पॉलिटिक्स वाले, कांग्रेस पार्टी ने भी इतने अच्छे स्पीकर थे काका जी, और अभी चुनाव हुए थे यूपी के अंदर, तो आके गए थे वो। उनको उम्मीद थी उनको कहा जाएगा कांग्रेस का प्रचार करने के लिए, लेकिन किसी ने उनसे इस लायक वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।